हाँ, नमस्कार साथियों। सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय निःशुल्क टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन की श्रृंखला में आज के इस दूसरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व आपने आकृतियों का प्रश्न संख्या 1 से 20 तक का व्याख्या सहित हल पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन, जो एक नया पैटर्न ऐड किया गया है इस बार नवोदय के पैटर्न के अंदर, जिसमें 20 प्रश्न है जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित रहने वाले हैं। तो उसके बारे में ये जो 20 टेस्टों की टेस्ट सीरीज रहने वाली है, उसमें शुरुआती जो 5 टेस्ट हैं वो इकाईवार रहेंगे और ये इसका पहला इकाई टेस्ट था। दूसरा इकाई टेस्ट 2 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने जा रहा है। अभी तक कोई विद्यार्थी अगर टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ा है और इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहता है तो आज ही आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवाकर जुड़ सकते हैं। पूर्णतया टेस्ट सीरीज निःशुल्क रहेगी, साथ ही वीडियो सॉल्यूशन भी हर टेस्ट का आपको लगभग पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित जो 20% रहने वाले हैं, ये एकदम अगर हम लोग बात करें तो 21 से लगाकर 40 तक के प्रश्न इसमें रहने वाले हैं और ये पैटर्न है पूर्णतया आपके नवीनतम पैटर्न है। तो इसमें जो शुरुआती टॉपिक जोड़े गए हैं इकाई फर्स्ट, जिसमें परिवहन वगैरह है, तो इनसे संबंधित ये प्रश्न आपके रहने वाले हैं। पहला या 21वां प्रश्न, पहला प्रश्न अपनी आज की क्लास का और 21वां प्रश्न आपके पेपर का है, वायु परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है। परिवहन के साधन आपके नया सिलेबस के अंदर टॉपिक दिए गए हैं, उससे संबंधित ये प्रश्न है कि वायु परिवहन का सबसे तेज साधन। अब देखो ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो उत्तर आपको लगभग मिल जाएगा। मेट्रो ट्रेन या जो रेल होती है ये वायु परिवहन का साधन नहीं है, ये स्थल परिवहन का साधन है और स्थल परिवहन में भी रेल परिवहन के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी आपके मेल नहीं खाता है। दूसरा ऑप्शन है हवाई जहाज, हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज। और यहाँ भी क्या बात हो रही है, वायु मतलब हवा। तो हवाई या वायु जो परिवहन है इससे संबंधित जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन बी है आपका, हवाई जहाज। अब बुलेट ट्रेन ये भी आपके रेल सेवा से संबंधित है, समुद्री जहाज ये जल परिवहन से संबंधित। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। परिवहन के साधन आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए और एक प्रश्न यहां से आने की पूरी गुंजाइश रहेगी। नया पैटर्न है और नवोदय में कहां से किस प्रकार का प्रश्न उठा सकता है ये अभी किसी को भी पता नहीं है, इसलिए हमें अधिक से अधिक जो फोकस करना है वो इसी पोर्शन के ऊपर करना है। इस बार मेरा ये मानना है कि नवोदय की जो मेरिट रहने वाली है वो पर्यावरण अध्ययन के ऊपर रह सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारत में सबसे पहली पैसेंजर जो यात्री रेल सेवा है किस वर्ष और किन 2 स्थानों के बीच है जो चली थी। देखो वहां टॉपिक तो परिवहन के साधन दिया हुआ है। अब देखो परिवहन से संबंधित कहीं से भी कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि प्रश्न चाहे कहीं से भी आए उत्तर हमारा सही होना चाहिए। तो भारत के अंदर जो पहली रेल सेवा है वो कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी, ये प्रश्न पूछ रहा है कि 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में। पहला ही ऑप्शन सही है। भारत में जो पहली रेल सेवा है वो 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को चलाई जाती है। मुंबई और ठाणे दोनों महाराष्ट्र के स्थान है। लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर ये पहली जो रेल सेवा है भारत के अंदर प्रारंभ हुई थी। विश्व में पहली रेल सेवा है जो ब्रिटेन के अंदर आपके लगभग 1825 में प्रारंभ होती है और भारत में 1853 के अंदर। उसमें ब्रिटिश जो लोग थे उनका ही शासन भारत के ऊपर था। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, कथन से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करना है। हो सकता है कि प्रश्न में अगर ज्यादा घुमाकर ज्यादा डीप जाकर अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो कथन या कारण से संबंधित रह सकता है। पहला कथन क्या कह रहा है कि वायु परिवहन सभी परिवहन माध्यमों में सबसे तेज है। बिल्कुल सही है। वायु परिवहन जो भी परिवहन के प्रकार हैं, चाहे स्थल परिवहन हो जल परिवहन हो, उसमें सबसे तीव्र या जो तेज परिवहन है वो वायु परिवहन है। ये कथन तो सत्य है, लेकिन सबसे खर्चीला भी है। देखो हमें अगर सुविधा प्राप्त करनी है, कम समय में लंबी दूरी तय करनी है, तो सुविधा के साथ में आपका बजट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो खर्चीला भी है, महंगा कह सकते हैं हम इसको, महंगा परिवहन भी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे क्या है, जल परिवहन सबसे धीमा है। बिल्कुल सही, सबसे धीमा परिवहन है, इसलिए आर्थिक रूप से सबसे महंगा है। आर्थिक रूप से सबसे महंगा नहीं, जो सबसे महंगा परिवहन है या सबसे खर्चीला परिवहन है वो वायु परिवहन है। जल परिवहन क्या है, सबसे सस्ता परिवहन है, ध्यान रखना है। परिवहन के अंदर सबसे जो सस्ता परिवहन है वो जल परिवहन है। तो दूसरा कथन तो आपकी क्या है, सत्य नहीं है, पहला कथन सत्य है।
और ऑप्शन ए क्या करें, केवल एक सही, बिल्कुल ऑप्शन ए ही राइट है। आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है कि पहला जो कथन है ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही है। अगले चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में जहां तक सड़कें नहीं बन पाती है, ऐसे दुर्गम स्थान का मतलब आता है जहां हम नहीं पहुंच सकते। ऐसे कोई पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहां सड़क परिवहन नहीं पहुंच पाता है, वहां सामान पहुंचाने के लिए किस हवा से चलने वाले साधन का उपयोग किया जाता है? तो स्टीमर बिल्कुल नहीं, ये भी एक प्रकार की नाव ही है। जहाज, ये भी परिवहन से संबंधित है। हॉट एयर बैलून बिल्कुल नहीं। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर को हम आसानी से ऐसे दुर्गम स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये परिवहन के साधनों के उपयोग के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। प्रश्न की भाषा को आप अच्छे से समझ लें। हमें केवल परिवहन के साधनों के नाम याद नहीं होने चाहिए, केवल उनके प्रकारों के विशेषताएं याद नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वहां उनसे उपयोग से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, सड़क परिवहन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा या लाभ बोल सकते हैं हम इसको, कि जो इसे रेल या वायु परिवहन से अलग और बेहतर बनाता है। सड़क परिवहन से ऐसा क्या फायदा है जो हमें अन्य सभी प्रकार के परिवहन, रेल या वायु के मतलब ही नहीं है, अन्य जो भी है चाहे जल परिवहन है, सभी परिवहन से सबसे बेहतर बनाता है। ये सभी साधनों सबसे तेज है? बिल्कुल नहीं। सबसे तेज तो कौन सा है बेटा? वायु परिवहन। इसमें एक बार में हम हजारों टन सामान भेजा जा सकता है, यह भी जरूरी नहीं है, हजारों टन सामान तो इसमें नहीं आ सकता है। ठीक है, ये घर घर तक सेवा देने में सक्षम है, बिल्कुल घर घर तक। अब देखो, आपको जाना है अपने घर कोई सामान लेकर, तो आप वहां हेलीकॉप्टर तो लेकर जा नहीं सकते, वायु परिवहन की सुविधा आपके लिए वहां सक्षम नहीं है। आप सोचेंगे मुझे घर जाना है और मैं ट्रेन लेके जाऊंगा, यह भी सक्षम नहीं है। रेल परिवहन भी आपके घर के आगे नहीं पहुंच सकता। तो घर घर तक अगर सुविधा आपको प्राप्त करनी है तो केवल और केवल स्थल परिवहन में जो सड़क परिवहन का साधन है, वही आपके सड़क परिवहन ही घर घर तक सेवा आपको उपलब्ध करवा सकता है। तो बहुत ही ये अपने उपयोग के आधार पर, दैनिक जीवन में अपन उपयोग करते हैं उसके आधार पर, इसमें कुछ भी याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे अपने जीवन के अंदर, अपन दैनिक आम जीवन के अंदर भी परिवहन के साधनों का उपयोग करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन के अंदर इन साधनों को अपने आंखों से देखते हैं, तो उसके आधार पर भी अपन है सो सोच के भी इसका उत्तर दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन सी एकदम राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, अब देखो जो पहले प्रश्न 1 से 21 से 25 तक रहे थे वो सारे परिवहन के साधनों से थे, अब नदियां भी आपके टॉपिक है। तो नदियां, पहाड़ जो है, इन सभी को जो पहले कई टेस्ट में लिया गए हैं उसके आधार पर प्रश्न रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसे पावन गंगा, उत्तर तो यहीं छिप गया है, जिसे पावन गंगा भी कहा जाता है। आप अगर प्रश्न को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेते हैं तो लगभग आपको उत्तर है जो मिल सकता है कि कौन सी नदी है जो भारत की सबसे लंबी है जिसको पावन गंगा कहते हैं। अब नाम से स्पष्ट है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान रखना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला आपने सुनी होगी, इस हिमालय पहाड़ी के अंदर गंगोत्री एक स्थान है और इस गंगोत्री स्थान से ये निकलती है, गंगोत्री एक ग्लेशियर है और इस गंगोत्री जो ग्लेशियर है, इस गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। लेकिन जब यहां से निकलती है तो ये गंगा के नाम से नहीं निकलती है, इसके यहाँ 2 जलधाराएं निकलती हैं। एक का नाम होता है अलकनंदा, एक का नाम होता है अलकनंदा और दूसरा का नाम होता है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा 2 अलग अलग जलधाराएं यहां से निकलती हैं और ये जलधाराएं एक स्थान है देवप्रयाग, और इस देवप्रयाग पर जब मिलती हैं तब इसका नाम है जो गंगा रहता है। इससे पहले इसको गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है और ये हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह भी ध्यान रख लेना है। सी ऑप्शन में जो यमुना है, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी ध्यान रख लेना है, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इधर लिखा है गोदावरी, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी है। ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, भारत के अंदर से गुजरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट होगा, गंगा नदी। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, नदियों में साल भर पानी कहां से आता है? पूछा गया साल भर, वर्ष भर पानी आता कहां से है? ऊंचे पर्वतों पर जमी बर्फ के पिघलने से, जब वे ऊंचे पर्वतों पर जमी बर्फ से पिघलने से निकलती है। वैसे मैंने क्या बोला था कि प्रश्न के अंदर ही आपके उत्तर छिपे हुए हैं कि ये साल भर या वर्ष भर जो पानी है वो कहां से आता है? कुओं से। कुओं से तो भाई नदियां कभी सुनी आपने निकलती हुई? ये सीधे ही ऑप्शन आप बाहर कर देते, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी। हिमनद, हिमनद मतलब जो बर्फ की नदियां होती है उनको बोलते हैं हिमनद। तालाब, तालाब से कोई नदी निकलती है, तालाब में तो पानी इकट्ठा होता है वर्षा से। समुद्र से, समुद्र में तो नदियां गिरती है। तो ये कथन
जो ऑप्शन अपने 4 दे रखे हैं उनको आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं तो उत्तर आपके सामने आ जाता है कि समुद्र से कभी कोई नदी आपने सुनी कि समुद्र से नदी निकल रही है? समुद्र के अंदर तो नदियां जाके गिरती हैं। तो हिम नद मतलब जो बर्फ की नद है, जो वहां से जो नदियां निकलती हैं, या जो हम कह सकते हैं हिमालय या जो बर्फ से ढकी हुई जो पहाड़ियां हैं वहां से जो नदियां निकलती हैं वो बारहमासी नदियां कहलाती है। और बारहमासी नदी का मतलब होता है जिसमें वर्ष भर पानी रहे, क्योंकि वर्षा आधारित जो नदी होती है वो 12 मास चल नहीं सकती, वर्षा के समय चलेगी। तो जो हिम से निकलेगी, बर्फ से जो निकलेगी वो नदियां 12 मास चलेगी, क्योंकि हिम बनती रहती है, पिघलती रहती है, और वहां से नदियां जो चलती रहेगी। तो ऑप्शन बी आपके इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक कौन सी है? एक ऐसी पर्वत श्रृंखला इसमें से जो राजस्थान के अंदर स्थित है और दुनिया की विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वतमाला है। ये केवल राजस्थान के अंदर भी नहीं है, ये गुजरात से प्रारंभ होती है और राजस्थान के अंदर इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो इसका विस्तार है वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के बाद में ये हरियाणा राज्य में घुसती है और हरियाणा से दिल्ली तक। तो मोस्टली राज्य की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के अंदर है ही, साथ में आपके गुजरात है और गुजरात के साथ में जो हरियाणा राज्य है, यहां तक इन 3 राज्यों के साथ में जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश या जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है वहां तक ये अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान के अंदर है और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली है। बात करें अगर ऑप्शन ए की हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये नवीनतम, विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला है। ये भी भारत के उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल, ये दोनों लगभग भारत के मध्य भारत, आपके महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों के अंदर फैली हुई है। ये एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत का भी उदाहरण है। तो ये भी आप साथ में थोड़ा ध्यान रखें। अपने टॉपिक है पहाड़ या पर्वत, वहां से भी आपके ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? माउंट एवरेस्ट पृथ्वी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये आपके अरावली की नहीं है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट आबू है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, इसमें है नहीं। सतपुड़ा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जो नहीं है। इसके बाद में हिमालय, बिल्कुल सही, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर की ऊंचाई तक लगभग फैली हुई है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ध्यान कर लेना। अगला प्रश्न, मेढक और कछुओं जैसे जीव जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो दोनों जगह रहे, मतलब जल के अंदर भी रह सकते हैं और स्थल या थल पर भी रहते हैं, उनको कहते हैं नभचर। नहीं कहते, नभचर मतलब जो आकाश में रहे। नभ का मतलब ही क्या होता है? आकाश। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। उभयचर, उभय का मतलब होता है मध्य, दोनों जगह। तो दोनों जगह रहने वाले, यही तो चीज पूछी गई है कि जो जल में भी रहे और स्थल में भी रहे उनको उभयचर कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी एकदम सही है। केवल जलीय जीव, ये भी नहीं है क्योंकि केवल जल है ही नहीं। ऑप्शन में क्या कह रहा है, सॉरी प्रश्न के अंदर क्या कह रहे हैं, मेढक और कछुआ जीव पानी में भी रहते हैं और जमीन पर। तो केवल जल भी नहीं है, मरुस्थलीय भी नहीं है क्योंकि तो मरुस्थल आ गया, तो केवल स्थल भी नहीं है। तो उभयचर आपका ऑप्शन है बी एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न, बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पेड़ों का आकार शंकु जैसा क्यों होता है? मतलब जो बर्फीले जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसके जो पेड़ होते हैं शंकु मतलब इस टाइप के पेड़ ज्यादा रहते हैं, ऐसा उनका आकार क्यों होता है? वहां पेड़ भी नहीं, अगर आप घर भी देखेंगे तो उन घरों की छतें भी हैं वो भी ढलवां छतें होती हैं। और होने का कारण यह है कि उस क्षेत्र के अंदर क्या है, बर्फीले क्षेत्र है, बर्फबारी होती होगी। अगर वहां ऐसी छत हो जाए या ऐसा कोई वृक्ष हो जाए तो उसके ऊपर बर्फ ऐसी जमती रहेगी, और बर्फ जब जमती रहेगी तो उसके ऊपर भार बढ़ेगा तो वो नीचे गिरेगी। इसलिए बर्फ यहाँ गिरे, वो धीरे धीरे नीचे चलती रहे, इसलिए ये जो ढलवा छत या ढलवे आकार के शंकु आकार के भी वृक्ष होते हैं। तो वृक्ष जो शंकु आकार के होते हैं तो उनके ऊपर बर्फ क्या है, ठहरती नहीं है, नीचे चली जाती है। देखो ऑप्शन ये क्या क्या है, ताकि उन पर बर्फ जमा ना हो, बिल्कुल बर्फ वहां पर जमा ना हो और आसानी से नीचे गिरती जाए। ऑप्शन ए ही अपना सही है कि ऐसे वृक्ष क्यों होते हैं उस क्षेत्रों में, ताकि उनके ऊपर बर्फ ना जमे। तो बर्फ जमेंगे तो वो वृक्ष है जो आपके स्थिर नहीं रह पाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मछलियां पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेने के लिए अपने किस अंग का उपयोग करती है? फेफड़े का तो उपयोग नहीं करती हैं, त्वचा,
त्वचा से भी नहीं, गलफड़े, बिल्कुल सही। ये आपने पूर्व की अपने 5वीं तक स्तर के पर्यावरण अध्ययन के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो गलफड़े होते हैं उन गलफड़ों से जो मछली श्वास लेती है जल के अंदर। ऑप्शन सी आपके एकदम सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में जीव या पौधे दे रखे हैं, सूची 2 के अंदर रहने का इनका जो मुख्य स्थान है, जो आवास है वो दे रखा है, इनको आपस में मिलाना है, सम्मिलित करना है। याक, आपने प्राइमरी स्तर में पहले पढ़ा होगा, वाई फॉर याक, याक यानी पहाड़ी बेल। तो ये पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, सीधा है बर्फीले पहाड़, एक ही आपके। तो याक को हमको किससे मिलाना है, बर्फीले पहाड़। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, और रेगिस्तान का मतलब मरुस्थल, तो मरुस्थल से मिला लो आप इसको। जलकुंभी नाम से, इस पर नाम क्या, जलकुंभी, तो कहां होगी, जल के अंदर होगी। तो पी को 2 से, क्यू को 1 से और आर को 3 से, ऑप्शन ए के अंदर है, और ऑप्शन ए आपका एकदम सही। चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मरुस्थल में कम पानी में आसानी से उगने वाले कंटीले पौधे को क्या कहते हैं? कम पानी के अंदर आसानी से उग सके, गुलाब, ये तो भी जल का ही पौधा है, कम पानी में कैसे उगेगा? तो ये तो गलत हो गया, बिल्कुल नहीं है। आम, आम भी नहीं हो सकता, देखा कभी मरुस्थल के अंदर आम लगे हुए आपने देखे? नहीं हो सकता। केले, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा है कैक्टस, इसको नागफनी भी कहते हैं। कहीं नागफनी लिखा हुआ आ जाए तो भी आपके सही होगा। कैक्टस या जो नागफनी है ये कम जल के अंदर भी आसानी से हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अचानक पृथ्वी के जोर से हिलने या कांपने की घटना को क्या कहते हैं? आप किसी स्थिति में बैठे हैं और अचानक कहीं कंपन की आप महसूस हो रही है, कंपन, तो कंपन का मतलब क्या है? भूकंप। क्या होगा? भूकंप। सूखा, सूखा का मतलब जहां जल की मात्रा बिल्कुल कम हो, बाढ़ मतलब जल अधिक हो जाए, भूकंप का मतलब होता है भूमि का कंपन। ये प्राकृतिक आपदा एक टॉपिक है आपका, नया ऐड किया गया है पर्यावरण के अंदर, तो वहां से इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये साधारण से साधारण प्रश्न है, इससे भी डीप जाके किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भूकंप का मतलब भूमि का हिलना, तो यही पूछा गया है, भूमि के जोर से हिलने को क्या कहते हैं? तो भूकंप कहते हैं। ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक और लगातार भारी बारिश होने के कारण जब नदियां किनारों से बाहर बहने लगती हैं और बस्तियां पानी में डूब जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब अत्यधिक वर्षा हो। अब अत्यधिक वर्षा होगी तो सूखा होगा नहीं, ये बात तो श्योर है। सूखे का मतलब कम वर्षा होती है और वहां वनस्पति है जो नष्ट होने शुरू हो जाती है, तब सूखे की स्थिति आती है। अब वहां अत्यधिक वर्षा है, कोई नदी चल रही है, उसका ये रास्ता है और वो अपना रास्ता भी क्या कर देती है, रास्तों से भी बाहर जल आना शुरू हो जाता है और पास में जो घर बने हुए हैं वो डूबने शुरू हो जाए, तो वो जो स्थिति होती है वो बाढ़ की स्थिति होती है। अपने कवास के अंदर 2006 में बाढ़ आई थी, अगर आपको याद हो तो। कवास जो अपने बाड़मेर क्षेत्र का जो गांव है, यहाँ 2006 के अंदर भयंकर बाढ़, आपने तो नहीं सुना होगा, आपका जन्म उसके बाद में हुआ है, लेकिन कहीं अगर परिवार के अंदर ये बात सुनी है, जब बाढ़ का नाम आए तो कवास जरूर याद आता है। हमारे बाड़मेर का जो गांव था 2006 के अंदर बाढ़ से डूब गया था। बाकी भारत भर के अंदर बिहार, जो ये राज्य हैं बिहार, बंगाल, असम, यहाँ बाढ़ें ज्यादा आती हैं। और बिहार के अंदर तो एक नदी है, जब नदी अपन टॉपिक आती है, जिसका नाम है कोसी नदी, जो बिहार का शौक कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसे मार्ग परिवर्तन करती रहती है। मार्ग परिवर्तन कब करती है? जब उसके अंदर जल की मात्रा अधिक हो, और मार्ग परिवर्तन की वजह से वहां कोसी नदी की वजह से बिहार में बहुत सारी बाढ़ है जो आती है। भूस्खलन मतलब भूमि का खिसकना होता है, और चक्रवात भी इसमें नहीं होगा, तो बाढ़ आपके सही है, ऑप्शन बी। अगला है भूस्खलन। आगे भी, भूस्खलन नामक प्राकृतिक आपदा क्या है? भूस्खलन, भू मतलब भूमि, स्खलन मतलब खिसकना, भूमि का खिसकना ही क्या है? भूस्खलन है। तो बहुत तेज गति से गोल गोल हवाओं का चलना? बिल्कुल नहीं। गोल हवाएं जब चलेगी तो वो एक प्रकार के चक्रवात का रूप हम मान सकते हैं, क्योंकि चक्रवात हमेशा केंद्र से ऐसे उड़ता है, तो वो तो क्या हो गया, लगभग हम चक्रवात मान सकते हैं। नदियों का पानी किनारों से बाहर आकर शहरों में भर जाना। अब नदियों का पानी बाहर आएगा तो वो स्थिति बाढ़ की हो जाएगी, जो आपने अभी पढ़ी है। पहाड़ी ढलानों में मिट्टी और चट्टानों का अचानक नीचे खिसकना? बिल्कुल सही। पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां जो भूमि है वो भी वर्षा की वजह से जब दलदली हो जाती है, नीचे खिसकती है, तो उस खिसकने को क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। और आसमान से अत्यधिक ठंडी बर्फ की मोटी परत का गिरना, ये तो ओला गिरना होता है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी आपके एकदम सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों का आपस में जोड़कर बनाए जाने वाले अर्ध गोलाकार, पूरा गोला नहीं है, अर्ध गोलाकार, इस प्रकार के घर जो बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के जो घर बनते हैं उनको इग्लू कहते हैं। भारत में से कम ही बनाए जाते हैं। विश्व के अंदर एक एस्किमो जनजाति है, नाम है जनजाति का एस्किमो। इस एस्किमो जनजाति के द्वारा ये घर बनाए जाते हैं। मोस्टली आपको ध्यान रखना है, बर्फ के घर, बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं।
जो एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। टेंट हाउस नहीं है, कारवा नहीं है और हाउस बोट। ये हाउस बोट अपने जम्मू कश्मीर के अंदर जो होते हैं, नाव के अंदर जो घर बनाए जाते हैं वो हाउस बोट एंड नाव, हाउस एंड घर। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक कच्चे घर को बनाने में उपयोग की जाती है। घरों का प्रकार भी आपके एक टॉपिक है। तो कच्चे घर को बनाने के लिए हम कौन सी जो सामग्री है उसका उपयोग करते हैं। सीमेंट आ गई। अब सीमेंट से कच्चा घर बनता है, कभी सुना आपने? सीमेंट से तो पक्का घर बनता है, मजबूत घर बनता है, और अगर उसमें लोहे का इस्तेमाल करेंगे तो और मजबूत होगा। तो सीमेंट और लोहे से तो हम कच्चा घर नहीं बना सकते। ऑप्शन ए नहीं है। कंक्रीट और ईंटें, कंक्रीट जो आती है और ईंटें, इनका आप इस्तेमाल करोगे तो वो भी कच्चा घर नहीं है, मजबूत पक्का घर का आता है, तो ये भी नहीं है। संगमरमर, अब संगमरमर तो बड़ी हवेलियों के अंदर बनते हैं, तो ये तो कच्चा घर हो ही नहीं सकता। संगमरमर अगर आप कांच का इस्तेमाल करेंगे तो भी कच्चा घर नहीं। ऑप्शन ए की बचा हमारे पास, ऑप्शन डी। मिट्टी, घास फूस और लकड़ी, मिट्टी, घास फूस और लकड़ी से जो घर बनाए जाते हैं वो कैसे घर होते हैं? कच्चे घर होते हैं। तो कच्चे घर के लिए जो सामग्री है वो ऑप्शन डी आपके एकदम सही होगा। अंतिम प्रश्न हमारे इस पर्यावरण से संबंधित, पक्के घर की मुख्य विशेषता क्या है? पक्के घर की मुख्य विशेषता क्या है? विशेषता हमें पता करनी है। ये बहुत टिकाऊ और स्थायी होते हैं। बिल्कुल टिकाऊ तो होंगे, पक्का घर है तो स्थायी भी रहेगा और टिकाऊ भी होगा, मजबूत भी होगा। ये आसानी से टूट जाता नहीं, टूट नहीं सकता। आसानी से टूटने के लिए आप कांच अभी आया था, कांच की कोई सामग्री बनाएंगे तो वो टूटने की संभावना रहती है, या कच्चे घर हम बनाते हैं लकड़ी वगैरह के तो वो टूटने की संभावना रहती है। ये पहियों पर चलता है भाई, पहियों पर तो गाड़ी चलती है। घर का भी सुना आपने पहियों पर चल रहा है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तैरता हुआ घर होता है? नहीं, तैरती हुई तो नाव होती है, घर भी नहीं है। तो ऑप्शन ए की बचा हमारे पास। ऑप्शन जो ए है ये सही है। ये टिकाऊ और स्थायी होते हैं। पक्के घर की सबसे बड़ी विशेषता यही है। ये पर्यावरण अध्ययन जो हमारा इकाई टेस्ट का पहला था उससे संबंधित जो बातें थी वो अपने कंप्लीट हो गई। विशेष ध्यान दे देना, इसमें पहली बार ऐड किया गया है। तो अब तक जो भी हम तैयारी कर रहे थे तो 21 से 40 तक आकृतियां आती थी, फिर उसके बाद में गणित और हिंदी रहती थी। लेकिन इस बार 21 से 40 तक का जो पोर्शन है उसमें आपके पर्यावरण है जो ऐड की गई है। पहले 1 से 40 क्या रहता था, आपकी आकृति रहती थी, इसमें पर्यावरण। अब इसमें एक पैराग्राफ भी आएगा। 5% जो रहेंगे वो गद्यांश आधारित रहेंगे। हालांकि हमने इकाई टेस्ट में भी गद्यांश नहीं दिया है। आगे जो पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट होंगे उसमें एक गद्यांश और 15 आपके अलग अलग ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं। तो आगे भी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थी तक शेयर करें। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।